गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। चैप्टर नंबर सेकंड, द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट आपने सुना होगा, काफ़ी सब न्यूज़ में सुना होगा बेसिकली कि जब भी, या फिर उसको हिंदी में हम संसद भवन बोलते हैं या संसद बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है पार्लियामेंट में, कोई नया बिल, जिससे मैंने आपको बताया था कि जब कोई हमारे जो लेजिस्लेटिव है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पढ़ा था ना, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना। तो ये जो लॉज जो बनाते हैं, तो ये सबसे पहले इन संसद में पेश किया जाता है। आपने सुना होगा कि लोकसभा में ये वाला बिल या लॉ पास हो गया है ना। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट दो है, एक राज्यसभा है, लोकसभा, जो कि हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है, यहाँ पर इसका मेन काम यहाँ पर ये होता है कि इसमें जो लीडर्स हैं हमारे, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे एमपी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। ओके, ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कोई नया लॉज, यहाँ पे क्या बिल होता है तो उसको वहाँ पे पास करवाते हैं। मतलब कि सबकी जो उनके जो वोटिंग होती है किसी भी बिल को पास करने के लिए। ओके, तो पार्लियामेंट का क्या रोल है हमारी डेमोक्रेसी में? एक तो मैंने आपको बता दिया लॉज का। दूसरा होता है कि आपस में, जिसमें पार्लियामेंट में क्या होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है और एक रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी आपस में आर्ग्यूमेंट्स करती है। ओके, किस बेसिस पे कि आपने क्या डेवलपमेंट किया। ओके, आपने वाली स्कीम निकाली तो इसमें कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। अपोजिशन पार्टी हम ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट से। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक लगता रहता है कि आइदर गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड वर्क और नॉट। ओके, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पार्लियामेंट। ओके, सो लेट अस सी इस चैप्टर में आपके लिए आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, इंडिया ने इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में गेन की थी। ओके, आफ्टर लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल इन विच पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। ओके, जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा जो लास्ट मोमेंट था, जो था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, जिसमें बहुत सारे पीपल्स है ना, सारे सेक्शन, ऑल द पीपल्स है ना, यहाँ पे सिर्फ लीडर्स का ही हाथ नहीं था, सारे पीपल्स एक साथ खड़े हुए थे और प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा था। दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल लेड टू द रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जब ये स्ट्रगल किया तो एक बात सामने आई कि पीपल्स का कितना बड़ा रोल प्ले हुआ इन गेटिंग द इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे और कुछ पीपल्स ही उसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में पूरी इंडिया एक साथ इकट्ठा हुई थी और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय ये समझ में आया कि पीपल्स का क्या रोल होता है इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग हो या कोई स्ट्रगल हो, है ना, अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अंडर सप्रेसिव ब्रिटिश रिजाइम पीपल हैड फेस ए लॉट ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हमने कितना कुछ हमने सहा। ओके, बहुत सारे मतलब इनजस्टिस हुई, एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस हमने को हम बोल सकते हैं इनजस्टिस को, अन्याय हुआ। ओके, एक्सप्लॉयटेशन, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया गया है ना, उसके बदले आपको ऐसी वो नहीं, आपको वैसी मजदूरी नहीं दी गई ना, बहुत सारी चीज़ें, आपसे मनचाहा टैक्स वसूला गया ना, बहुत सारी चीज़ें की गई। They were not allowed to raise their voice against the unjust colonial rule and had to face grave consequences when they did. और आपको जो पीपल्स ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिशर्स, उनको आवाज़ उठाने नहीं देते थे अगेंस्ट देयर इनजस्टिस, और फिर उसके साथ साथ ना उनको अगेंस्ट आप उनके रूल के जिस तरीके से वो राज करते उसके ऊपर भी आप सवाल नहीं कर पाए थे, और आप सवाल करते थे या तो आपको जेल में डाल जाता या फिर आपको मार दिया जाता। However, the situation improved as a result of the freedom movement. The nationalist leaders openly condemned the under-imposition of rules and regulation by the British government. The leaders also demanded that they be elected as a member in the legislature and given the right to discuss the budget and raise the question. The founding of the Indian National Congress provided them with a platform to raise their voice against their oppressors. Now, during the British government, है ना, जब लीडर्स को ये पता, मतलब जो पढ़े लिखे, जो ज़्यादा जो कुछ लॉयर्स थे, है ना, कुछ अच्छे ग्रेजुएट्स थे, तब उनको जब ये बात नहीं की, देखिए ब्रिटिश इतना अनजस्ट करते, इन्होंने एक डिमांड रखी कि हमें भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिठाए। अब मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट असेंबली का होती है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं, जो भी कोई नया कानून बनाना होता है, लॉ बनाना होता है, तो वहीं पे डिस्कशन किया जाता है।
तो यहाँ पे चाहते थे कि सिंस हम ये हमारा देश है तो हमारे भी कुछ पीपल्स वहाँ पर इनके लेजिस्लेटिव ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे लिए कितना बजट लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि सालाना पार्लियामेंट में बजट पास होता है कि हम इस साल या इतना पैसा खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो इतना पैसा इसमें लगेगा। तो हमारे जो लीडर्स थे उस समय के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब चाहते थे कि हम भी ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल किया जाए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे जो कि इंडियंस को फेवर नहीं कर रहे थे, है ना, इंडियंस के लिए काफ़ी अनफेयर थे ना, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदा कर रहे थे। तो हमारे जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे। तो इन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया बाय ब्रिटिशर्स इन 1901, जिसमें कि सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे इंडियन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन कौन से ऐसे पीपल जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल हो सकते हैं, केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ओके, उनको शामिल कर लिया गया। However, it did not allow all adults the right to vote, hence everyone could not participate in decision making process। हालांकि उनमें से सारे लीडर्स को पार्लियामेंट में वोटिंग, मतलब क्या होता है कि जब कोई रूल्स लॉ और रूल्स बनते हैं तो पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है कि हम ये रूल्स बना रहे हैं, क्या फेवर में है, यस और नो, इतने में आंसर देना रहता है, तो इसमें यस और नो में वोटिंग होती है। तो भले उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए, पर लेकिन सारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट करने का वो नहीं था, अलाउंस नहीं था, केवल कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को अलाउंस था कि वो वोट कर सके। तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग में पूरी तरीके से इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ओके, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन द फ्रीडम मूवमेंट मेड नेशनलिस्ट लीडर रियलाइज दैट एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और तभी से जब वहाँ के वहाँ पर जब वो लोग एज एन इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव बने, तब उनको एक बात से ध्यान है कि जब भले हम असेंबली में, तो अगर हमें यहाँ पर पूरे हमारे इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को वोट करने के लिए नहीं मिला तो कितना गलत है ना। तो इसका मतलब कि पहले तो हमें वहाँ पर पूरा वोटिंग करने का हक होना चाहिए। इसके साथ साथ जब पूरी कंट्री जब इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी, तो उन्होंने एक और बात ध्यान दी कि नहीं, डिसीजन मेकिंग का हक पीपल्स के अंदर भी, पीपल्स में भी होना चाहिए, है ना, कि वो भी हमें डिसीजन खुद दे सकें ना, उनके अंदर भी वोट करने का अधिकार। तो ये आइडिया वहाँ से आया जब पीपल्स ने इन फ्रीडम मूवमेंट के अगेंस्ट एक साथ इकट्ठे खड़े हुए। ओके सर, इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी का आइडिया आया कि जो हमारे यहाँ के जो लीडर्स होंगे वो पीपल्स चुनेंगे, और पीपल और उनके चुने हुए लीडर्स ही को रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस तय कर सकते हैं। They reasoned this in a way that government could not act in authorization manner and it could be sensitive towards the needs and demands of the people. The aspirations were met when the Constitution of Independent India came into beginning, granting citizens the right to vote based on the principle of universal adult franchise, which means that all adults of the country have right to vote. और शायद ये सारी चीज़ें उस समय हमारे जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस समय फ्रेमर्स ने ध्यान आया कि यस, क्योंकि देखिए, क्योंकि वो लोग क्योंकि हमारे इंडिया इस चीज़ को झेल चुकी है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नेंस थी तो वो अपने मन मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे। चलिए, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, उसके बाद भी अगर हम सेम चीज़ें हम फॉलो करते हैं लाइक ब्रिटिशर्स, तो इसमें क्या होगा, जो भी लीडर्स होगा वो अपने मन मुताबिक ही वो अपने रूल्स लॉ बनाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ऐसा नियम निकाला कि नहीं, पीपल्स के राइट्स जो हैं वो दिए जाए, जैसे कि राइट टू वोटिंग दी जाए, ताकि वो राइट अपने लीडर्स को खुद चुन सके। और यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उन्होंने एक और चीज़ में ध्यान रखी थी कि ऐसा कोई भी कानून ना बनाया जाए जिससे पीपल्स के राइट्स को वायलेट हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, और उसमें जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो लॉ बनाए गए कि जितने भी एडल्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 18 और 18 हो वो लोग वोट कर सकते हैं। अब इसमें डेडिनो है पेज नंबर 119 में, जिसमें कि इंडिया 14th कंट्री बन गई है जिसने कि नोटा को इंक्लूड किया गया इन आवर वोटिंग सिस्टम, यानी कि नॉन अबव द अबव। ये एक टाइप की ऐसी वोटिंग है जिसमें आप मीन्स कोई भी पर्सन
अपने जो नंबर ऑफ लीडर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं उसको रिजेक्ट कर सकता है कि आपने या फिर उस पार्टी ने जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया है वो मुझे पसंद नहीं है। ओके, तो इसलिए वो नोटा कर सकता है। तो इस वोटिंग के थ्रू आप एक नेगेटिव वोटिंग कर सकते हो जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है एज ए लीडर। ओके, ये जो चीज़ थी 2013 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लिया गया था जहाँ पे पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ने केस लगा था, जहाँ पे इस चीज़ की मांग की गई थी कि नोटा जो वोट है उसको इंक्लूड किया जाए ताकि पीपल ऑफ इंडिया किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को रिजेक्ट कर सके। ओके, नाउ हाउ इज़ द गवर्नमेंट फॉर्म? गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? ओके, आप सभी जानते हो इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उससे पहले क्या किया जाते हैं? वोटिंग की जाती है। सबसे पहला जो प्राइमरी प्रोसेस होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो क्या होता है? वोटिंग करना लगता है। ओके, जस्ट द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट लेजिस्लेचर, they also elect their representative in the central legislature which is called the Parliament of India. The Parliament characterize the democratic functioning of the India. जैसे कि आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर चुनते हो, मतलब कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट चुनते हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन को हम बोलते हैं विधानसभा इलेक्शंस, और ठीक वैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन चुनते हो जिसको हम लोकसभा चुनाव बोलते हैं। अब विधानसभा चुनाव में आप विधायक जो होते हैं उनको इलेक्ट करते हो, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में विधायक होते हैं आप उनको इलेक्ट करते हो। पर लेकिन आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जब इलेक्शन करते हो तो उसमें सांसद के इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, जिसमें कि आप सेंटर में भी आप ही वोटिंग करते हो और आपके थ्रू नंबर ऑफ वोट्स जिस भी पार्टी के ज़्यादा सांसद जीते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सो हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव भी हम ही पीपल ऑफ इंडिया ही चुनते हैं। ओके, बाय वोटिंग। A democracy is founded on the idea of consent that refers to despair, approval and participation of people. डेमोक्रेसी का अगर डेफिनेशन यही मानी जाती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी उसे बोलते हैं जहाँ पे पीपल्स अपने लीडर्स खुद चुनते हैं, वहाँ के लीडर्स उन्हीं के लिए काम करते हैं। ओके, जस्ट लाइक द डेफिनेशन है डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी किसके लिए होनी चाहिए? पीपल्स के लिए। जो लीडर्स होता है वो पीपल्स के लिए होना चाहिए। कौन उनको इलेक्ट करता है? पीपल्स ही, और उन्हीं के लिए वो काम करता है। ओके, विदाउट द ट्रस्ट ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। ओके, ये बात बहुत सही बोली गई है कि ऑब्वियसली यदि पीपल्स इलेक्ट करते तो 1 साल के लिए इलेक्ट करते हैं लीडर्स को 5 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं पीपल्स 5 साल के लिए उस इंसान पर भरोसा करते हैं कि हमारे लिए काम करेगा। ओके, people in democracy select the representative to parliament through elections. The group of representative who gets the maximum number of votes from the government. जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद इलेक्ट होते हैं, मतलब जीतते हैं, वो पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन भी किया जाता है। उसी पार्टी का फिर प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया जाता है। All members of parliament as representative of the people control and guide the government on behalf of the people. Thus we can say that people control the government through their elected representative. अब इस बात से साबित हो जाता है कि पीपल्स खुद ही अपने गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। क्योंकि यहाँ पे पीपल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, किसी पार्टी को जितवाने के लिए यहाँ पीपल वोटिंग करेगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करने में या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में पीपल का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, अब व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का क्या रोल है? ओके, द पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉल्ड संसद भवन इज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ फेथ दैट द इंडियन सिटीजन्स हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद भवन कहते हैं। ये एक सिंबल है फेथ का, पीपल्स के, कि ये जो भी फैसला यहाँ से आएगा ये पीपल्स के वेलफेयर के लिए, उनको मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ से कोई बिल या लॉ पास होगा। द कंसर्न ऑफ द पीपल अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन द कंट्री एंड इश्यूज दैट अफेक्ट ऑल इंडियंस आर ब्रॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द सेशन दैट आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सत्र लगता है, लाइक अभी जो चल रहा है मानसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, जो कल या फिर परसों स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको पीपल्स ने वहाँ पे सांसद चुना है, वो आता है, वो वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स बताता है और गवर्नमेंट से पूछता है कि आपने इनके लिए क्या करा, या हम इनके लिए अगर
अगर उस एरिया उसी एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो बोलता है कि हम वहाँ पे ये पीपल्स की परेशानी थी तो हम इनके लिए ये काम करने वाले, तो यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड मैटर्स डिस्कस होते हैं। कोई अगर नया लॉ बनाना होता है तो वो डिस्कस होता है। तो बेसिकली जहाँ पर भी मतलब जो लोकसभा या जो इनके संसद सत्र लगता है उसमें यही होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो पीपल को उस समय वो सफ़र कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उनकी बातें वहाँ तक लेके आते हैं कि आगे पीपल इतना सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, इन सारी चीज़ों की क्वेश्चनिंग होती है। द इलेक्शन टू लोकसभा कंडक्टेड वंस एवरी 5 years, है ना। हमारे यहाँ जितने भी मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस 5 years में के ड्यूरेशन में होते हैं। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies when one person from each constituency is elected to the parliament। अब मैं सिर्फ थ्रू आउट द इंडियन जो लोकसभा चुनाव होते हैं यानी कि पार्लियामेंट जो संसद भवन के लिए इलेक्शंस होते हैं उसमें टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ओके, अब उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। ओके, सो मैं वही पूरी कंट्री में 453 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पर हर पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है। मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल पार्टीज जो रहती हैं वो अपने अपने दावेदार खड़े करती हैं, उन पर वोटिंग होती है। ओके, जो कैंडिडेट्स उस कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, ये कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिस्ट पार्टी होगी, बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज है। आपको नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा वो मिल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टी, कौन कौन सी स्टेट लेवल पार्टी है। ऑन बीइंग इलेक्टेड दिस रिप्रेजेंटेटिव नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जब इलेक्ट हो जाते हैं तो इनको फिर जो जीतता है ओके उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं या फिर शॉर्ट में एमपीज बोला जाता है। ऑल एमपीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। ये सारे एमपीज मिलके पार्लियामेंट का गठन करते हैं। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड एमपी, है ना। जो लोकसभा चुनाव में जो रिप्रेजेंटेटिव या सांसद खड़े होते हैं उनको एमपीज कहा जाता है, जो विधायक होते हैं उनको एमएलएज कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, विधायक जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, स्टेट असेंबली बनाते हैं। ओके, और एमपीज या फिर सांसद कौन वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। ओके, सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, द अपर हाउस और राज्यसभा एंड द लोअर हाउस और लोकसभा। अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ये कंपोज कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। पहला अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, दूसरा लोअर हाउस या फिर लोकसभा। इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़े। ओके, आप पेज नंबर 121 पर आ जाइए। ओके, पेज नंबर 121 पर 2 कॉलम बने हुए हैं, मई 2009 एंड मई 2014। ओके, एक जो रिजल्ट है वो आपको 15th लोकसभा जो कि 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे ओके उस समय का डाटा है, और एक तरफ है मई 2014 उस सब का रिजल्ट है। ओके, तो इसमें आपको स्टडी करना है कि नंबर ऑफ पार्टीज कौन कौन सी थी। ओके, लाइक मैं अभी सिर्फ आपको पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी उसके बारे में डिटेलिंग दे रहा हूँ। स्टेट रीजनल पार्टीज को आपको खुद देखना है और उसके साथ साथ उनके कितने एमपीज इलेक्ट हुए थे, मतलब कितने एमपीज जीत चुके थे इलेक्शन, उनका डाटा। ओके, सो सबसे पहले अगर हम 2009 के इलेक्शंस के बारे में ध्यान रखें तो मैं सिर्फ नेशनल पार्टी का डाटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट पार्टीज का खुद स्टडी करना है। ओके, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी पार्टी उसके 21 एमपीज इलेक्ट हुए थे, 21 एमपीज जीते थे। ओके, भारतीय जनता पार्टी के 116 एमपीज जीते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 16, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206, नेशनल कांग्रेस पार्टी के 9 और राष्ट्रीय जनता दल के 4, है ना। ये टोटल, ये सिर्फ नेशनल पार्टीज हैं, मतलब जो नेशनल पार्टीज हैं। ओके, टोटल हमने बस ये जाना था कि लोकसभा चुनाव में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना, मतलब 543 एमपीज टोटल इलेक्ट होते हैं। ओके, उसमें से किसी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है ना, तो उस पार्टी के 274 एमपीज जीतने चाहिए इलेक्शंस। ओके, तो उसी का कुछ डिटेल है, ये आपको स्टडी करना है। मैंने सबको नेशनल पार्टीज का बता दिया, वही मैं आप तो 2014 के इलेक्शंस का मैं आपको वो दे रहा हूँ। ओके, कि कौन कौन से पार्टीज इसमें उस समय थी।
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 282 वोट्स के साथ आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट 9, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी 6। ओके, अब मैंने आपको इसलिए बताया कि किसी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितने वोट चाहिए, 274। अब अगर आप मे 2009 का देखेंगे तो कोई भी ऐसे सिंगल पार्टी नहीं थी जिसको कि 274 उसके मेंबर जो है इलेक्ट हुए थे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पार्टीज आपस में कोलैबोरेट करती है, जिसको कि हम गठबंधन सरकार बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, वैरस अगर 2014 में देखेंगे तो एक ऐसी लॉ थी, एक पार्टी थी बीजेपी, जिसको 282 यानी कि उसको किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, आज मैं सिर्फ यहीं पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा टेबल स्टडी करना, जिसमें कि आपको जो इसके, क्योंकि ये सिर्फ आपको मैंने नेशनल पार्टी के बारे में बताया, इसके नीचे हैं स्टेट रीजनल पार्टीज ना, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रीजनल पार्टीज का दबदबा रहता है। जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द इंडिया एक ही पार्टी हो, लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस। अलग अलग रीजन में इनकी अलग अलग रीजन वाइज भी अलग अलग, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे शिवसेना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, वहाँ की रीजनल पार्टी शिवसेना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है वहाँ का, तो शिवसेना हो गई। इसके साथ साथ आप अगर आसाम साइड चले जाओगे तो वहाँ की एक पार्टी एपीजी, ओके, और उसके साथ साथ अलग अलग लाइक यूपी में चला जाओगे समाजवादी पार्टी आपको मिल जाएगी। तो रीजनल पार्टीज अलग अलग होती है स्टेट की, वो थ्रू आउट द इंडिया तो परफॉर्म नहीं करती, पर स्टेट में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। तो ये मैं आपको टेबल आपको स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, इसमें स्टडी कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।